बात करेंगे MPCHO के रिगार्डिंग। आज की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसकी हम बात करेंगे 29 मार्च की। तो फ्रेंड्स, इस जो पेपर में है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे किए गए हैं और इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए, क्योंकि अपकमिंग जो आपकी शिफ्ट्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम इसमें उन क्वेश्चंस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके बाकी सभी उनसे संबंधित अदर जानकारी भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए ये आगे बेनिफिशियल हो। उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे बना सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं हमारे इस आज के पेपर को। इसमें हमने सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि हमें स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से बताए हैं, जितना उन्हें याद था उस टाइप से हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज बांटेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ। फर्स्ट कम्युनिटी से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है येलो फीवर इज कॉज्ड बाय। सो जो येलो फीवर है ये कॉज्ड बाय किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से भी पूछा गया हो, आप वो तो जब आंसर की आएगी तभी हमें पता चलेगा। हमें स्टूडेंट ने इस टाइप से बताया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एडिस इजिप्टी। और अब आपसे ये पूछ सकते हैं अदर जो हमारे हैं उसमें इंक्यूबेशन पीरियड पूछ सकता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 6 डेज। और पॉजिटिव एजेंट की हमने बात कर ली है येलो फीवर का एडिस इजिप्टी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, अब इसके ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, स्टूडेंट ने जैसे हमें बताया हमने टाइप किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैटेरेक्ट रहेगा। अब अगर वो हमसे वर्ल्ड वाइड इंडिया का अलग अलग पूछे तो उसके आंसर चेंज होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो ब्लाइंडनेस होता है कैटरेक्ट से कैटरेक्ट होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला था टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, मीन्स टाइफॉइड फीवर किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्ट इंक्लूड किए हैं जो कि स्टूडेंट्स ने बताए हैं। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी है। अगर बात करें कि इससे अदर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, तो यहाँ से अब आपसे इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जा सकता है, जो कि 10 से 14 दिन है। टाइफॉइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन है और साल्मोनेला टाइफी इसका पॉजिटिव एजेंट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज। सो रेबीज से भी आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आया था, हमें जैसे स्टूडेंट ने बताया कि रेबीज में जो डॉग बाइट करता है तो उसके बाद बाइट वाले एरिया को क्या करना चाहिए, उसका क्या प्रिवेंशन है कि बचा जा सके। तो सबसे पहले हमें फर्स्टली क्या करना है, फर्स्टली हमें करना है मोर देन 15 मिनट तक वॉश करना है, ताकि उस सलाइवा को हम धो सकें। और फर्स्टली ये फर्स्ट एड प्रिवेंशन होता है। और अगर बात करें रेबीज़ के बारे में, तो अब रेबीज़ के बारे में जानकारी आप देख लीजिए, ताकि आपकी अपकमिंग जो कि शिफ्ट्स हैं CHO की उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। तो इसका पॉजिटिव एजेंट लाइजा वायरस होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि है 1 to 3 मंथ्स। ये दोनों चीज़ें आप रेबीज से संबंधित ध्यान रखिए। रेबीज से संबंधित एक मोस्ट कॉमन सिम्टम अगर पूछे तो वो भी होता है, यहाँ पर देखा जाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया भी आप ध्यान रखिए और इसमें CNS इंक्लूड होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था वेरिसेला से संबंधित, वेरिसेला वायरस से संबंधित आया था। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस को देखिए कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो जो है वो जिसने आप पेपर दिया है उसी को राइट क्वेश्चन और उसके राइट सीक्वेंस जो कि है वो वहीं पर पता रहता है, लेकिन उन्होंने हमें टॉपिक बताए हैं स्टूडेंट्स ने और कुछ क्वेश्चंस भी। तो वेरिसेला वायरस से क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। अब जो भी ऑप्शन में होगा वो आप लगाएंगे उस हिसाब से इसके बारे में क्या पूछा था। बात करें चिकन पॉक्स की, तो चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें जो पूछा जा सकता है 14 से 16 दिन का होता है। अब फर्स्टली इसमें क्या अफेक्ट होता है, तो फर्स्ट इसमें अफेक्ट होता है ट्रंक पर रेसेस दिखाई देते हैं और लास्ट में एक्सट्रीमिटीज़ पर या हाथों पैरों पर दिखाई देते हैं। ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपसे पूछ सकता है, ड्रॉपलेट होता है और इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसीज़। और अगर बात करें इसमें मोस्ट कॉमन एक सिम्टम दिखाई देता है जो होता है ड्यू ड्रॉप्स इन अ हॉस्पिटल, ये एक पूछा जा सकता है। और एक और पूछा जा सकता है फ्लियोमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम किस में दिखाई देते हैं। उस टाइप के रेसेस वेरिसेला या फिर चिकन पॉक्स में दिखाई देते हैं, जिसमें कि जो मैक्यूल्स, पेप्यूल्स और पिस्टुला ये सभी एक साथ
एक समय पर एक ही जगह पर दिखाई देते हैं उसे प्लियोमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं रेसेस कहते हैं, वेरिसेला में दिखाई देते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आया था फैमिली प्लानिंग से, कम्युनिटी का क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग से आया था कि फैमिली प्लानिंग की निम्नलिखित में से बैरियर मेथड्स हैं और एक्सेप्ट शायद पूछा था, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे अगर आए तो आपसे गलत ना हो। फैमिली प्लानिंग की 3 प्रकार की यहाँ पर मेथड्स थी बैरियर की, फिजिकल, केमिकल एंड कंबाइंड। तो इसमें मोस्ट कॉमन कंडोम की बात करें ये होता है, वहीं बात करें सेकेंड डायफ्राम और थर्ड वेजाइनल स्पंज। ये 3 हमारी फिजिकल में आएगी। वहीं अगर बात करें केमिकल मेथड्स की तो केमिकल में आएगी फोम्स, जेलीस, क्रीम्स एंड सपोजिटरीज, ये हमारी केमिकल मेथड्स में आएगी। और थर्ड जो होती है वो होती है कंबाइंड। तो कंबाइंड जहाँ पर केमिकल और फिजिकल दोनों मेथड्स का यूज़ किया जाता है वो कंबाइंड बैरियर मेथड्स होती है। आईयूसीडी से भी यहाँ पर ऑप्शन में शायद आईयूसीडी दिया हुआ था, तो आईयूसीडीज की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आईयूसीडीज जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट जनरेशन में अगर बात करें तो लिपस लूप होता है और ग्राफियन बर्ग होता है, रिंग होता है। वहीं सेकेंड जनरेशन की बात करें तो यहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉपर टी होता है और कॉपर टी में भी एक इंपॉर्टेंट कॉपर टी होती है जो होती है कॉपर टी 380A, जो कि 10 ईयर्स में चेंज करना होता है, जो सबसे लॉन्ग लास्टिंग होती है। वहीं अगर बात करें थर्ड जनरेशन की तो थर्ड जनरेशन में जो होता है वो होता है मल्टी लोड कॉपर टीज आती है। ये था फ्रेंड्स कॉपर टीज के बारे में। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट लॉस मेथड्स। तो हीट लॉस की कोई सी मेथड आपको दी थी और पूछा गया था कि इसमें क्या होता है। तो हीट लॉस की नॉर्मली तो 3 मेथड्स, यहाँ पर 4 मेथड्स देखने को मिलती है। फर्स्ट मेथड की बात करें तो कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सेकेंड की अगर बात करें हम तो सेकेंड होता है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या होता है तो कन्वेक्शन में होता है इन्वायरमेंटल एयर से जो फैलती है वो, इन्वायरमेंटल एयर से हीट जो लॉस होती है वो कन्वेक्शन के अंतर्गत आती है। अब कंडक्शन कन्वेक्शन हमने बात कर ली। अब थर्ड होता है जो होता है रेडिएशन। तो आपको रेडिएशन से पता ही जैसे चल रहा है, मोस्ट कॉमनली रेडिएशन से ही हीट लॉस होती है। और रेडिएशन की अगर बात करें तो रेडिएशन में होता है रेस से या किरणों से जो हमारा हीट लॉस होता है वो। और फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ होता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को आप कैसे याद रखेंगे, वेपर इसमें आ गया, वेपर का मीन्स होता है वाष्प, तो वाष्प के द्वारा जो हीट लॉस होता है वो इवेपोरेशन के अंतर्गत आता है। चारों चीज़ें आप ध्यान रखिए, आपकी आगे वाली जो शिफ्ट है उनमें पूछा जा सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आया था कि एनपीपी, अब स्टूडेंट ने बताया था कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी या प्रोग्राम कुछ करके आया था और इसमें ऑप्शन सारे 2000 से ऊपर थे और एक था 1978, इस टाइप का कुछ ऑप्शन था। तो इसकी अगर शुरुआत बोले तो 1967 में हुई थी। तो ये ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर जाएगा। जिस टाइप से आपसे ऑप्शन पूछे गए हैं इसमें 2000 में भी कुछ इसकी पॉलिसी आई थी नेक्स्ट, और 2003 में भी इसकी नेक्स्ट कुछ पॉलिसी आई थी। तो ये ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करें, फॉलोइंग आर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, इनमें से न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है और एक्सेप्ट पूछा था। मीन्स जो प्रोग्राम्स है वो 3 न्यूट्रिशनल प्रोग्राम दे दिए थे और एक एक्सेप्ट पूछ लिया था, तो आपको एलिमिनेट करते हुए आना चाहिए। तो हम यहाँ पर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स की भी बात कर लेते ताकि अगर अब वहाँ से क्वेश्चन आए तो हम गलत ना करें। तो फर्स्ट जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम था वो किसने स्टार्ट, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पर स्टार्ट किया था न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। और अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया था, एजुकेशन से संबंधित आप सभी जान गए होंगे, एजुकेशन से संबंधित है मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम किसने शुरू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया था। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए था, प्राइमरी चिल्ड्रंस। अब अगर बात करें इसमें क्या दिया जाता है तो मिड डे मील प्रोग्राम की अगर बात करें, मिड डे मील प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है MDMP। अगर इसकी बात करें तो ये पहले तो फर्स्ट जो तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। और अदर अगर बात करें तो इसमें सप्लाई क्या होता है, तो इसमें सप्लाई किया गया था
ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। 1/3 ऑफ एनर्जी एंड 1/2 मीन्स हाफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को इस मील से पूरा किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, 1/3 एनर्जी और 1/2 या हाफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को जो बच्चों की रहती है उसे पूरा किया गया था मिड डे मील प्रोग्राम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर हुआ था थर्ड, यहाँ पर जो हुआ था सेकेंड, जो आया था सेकेंड आया था किशोरी सुरक्षा योजना। तो जो एडोलसेंट बच्चियां थी उनको, जिसमें कि 11 से 18 ईयर की एज की बच्चियों को शामिल किया गया था इस योजना के अंतर्गत, किशोरी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। और ये स्टार्ट हुआ था 1991 में, किशोरी सुरक्षा योजना। एडोलसेंट जो कि 11 से 18 ईयर की बच्चियां थी 1991 में स्टार्ट हुआ था। अब अगर बात करें न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में, फोर्थ नंबर का जो आता है, थर्ड नंबर का जो है वो है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। तो ये कब आया था? ये आया था 1970 में। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत 1 से 3 ईयर के बच्चों को कवर किया गया था। विटामिन ए की फर्स्ट जो डोज दी जाती है वो दी जाती है 1 ml या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और वही बात करें सेकेंड से लगाकर इसकी टोटल 9 डोज दी जाती है। अगले 8 जो डोज दी जाती है वो दी जाती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आया था HIV इज अफेक्टेड विच सेल्स इन द बॉडी, मीन्स HIV बॉडी में कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है। स्टूडेंट ने इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बताया था, HIV से आया था। तो हम HIV के बारे में अदर चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो HIV CD4 सेल्स को हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है, जो कि एक T टाइप की सेल्स होती है। और अगर बात करें CD4 सेल्स की तो 200 से कम होगा तब HIV पॉजिटिव में इसकी गणना की जाएगी। और नॉर्मल अगर बात करें तो नॉर्मली 900 से 1500 CD4 सेल्स होती है का काउंट हमारे शरीर में होता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडेमिक से। फ्रेंड्स आपने कम्युनिटी में बार बार पढ़ा होगा इंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक। तो इंडेमिक के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था, तो हम देख लेते हैं। इंडेमिक का मतलब होता है नॉर्मल जियोग्राफिकल एरिया में फैलने वाली बीमारी, मीन्स पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में अगर कोई सी बीमारी फैलती है तो वो इंडेमिक कहलाएगी। वहीं अगर सेकेंड बात करें एपिडेमिक का मीन्स होता है कि इंडेमिक से ज़्यादा, मीन्स पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से थोड़ा बाहर लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ना हो, तो वो बीमारी एपिडेमिक कहलाएगी। और थर्ड की अगर बात करें तो पेंडेमिक आती है। पेंडेमिक फ्रेंड्स आप सभी को पता ही कोरोना एक पेंडेमिक बीमारी है, मीन्स जो बीमारी ग्लोबली फैल जाए, ग्लोबली मीन्स वर्ल्ड वाइड जो बीमारी फैल जाए, मीन्स इंडेमिक हो जाए, एपिडेमिक और पेंडेमिक तक पहुंच जाए, वो कहलाती है पेंडेमिक डिसीजेस। अब कोरोना इसी का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HIV विच टेस्ट इज डन इन द ब्लड, मीन्स ब्लड का कौन सा HIV में टेस्ट किया जाता है। तो इसके हमारे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो डायग्नोसिस ऑफ चॉइस है या फिर जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये टेस्ट होता है। और अगर बात करें डायग्नोस्टिक ऑफ चॉइस की, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। और सेकेंड बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है यहाँ पर एलाइजा टेस्ट। तो ये दोनों आप ध्यान रखें, वेस्टर्न ब्लॉट डायग्नोसिस ऑफ चॉइस और स्क्रीनिंग टेस्ट एलाइजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन से। कुछ क्वेश्चन था कि कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में करेंगे, ऐसे करके कुछ एक्सेप्ट दिया होगा शायद। तो ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन के अंतर्गत भी आ सकता है। तो इसमें दिया था कि डिसीज़ कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट कहाँ पर करेंगे, तो ये थर्ड या फिर टर्सरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। जिस टाइप से भी आपके ऑप्शंस होंगे, अगर ऑप्शन में टर्सरी नहीं दिया है तो आपको सेकेंडरी भी करना पड़ सकता है, क्योंकि डिसीज़ को ट्रीट का भी अगर बोल रहा है तो सेकेंडरी में हम कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट के लिए टर्सरी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो एनाटमी और फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आए थे। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है फ्लूइड इनटू सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल के अंदर जो हमारा केंद्रक होता है या फिर सेंट्रल जो पार्ट होता है, वहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसके अराउंड सेंट्रल के या फिर केंद्रक के, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, न्यूक्लियस के आसपास होता है। और उसके जैसे ही बाहर अगर आएंगे
तो सेल के अंदर लेकिन न्यूक्लियस से बाहर, तो वहाँ पर होगा साइटोप्लाज्म, और जिसमें सारे ऑर्गेनेलास प्रेजेंट होते हैं। सारे सेल में सारे जो ऑर्गन्स सेल के होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब अगर बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कार्पल टनल सिंड्रोम से संबंधित। हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस जो कि टॉपिक्स से रिलेटेड है उनकी ही बात कर रहे हैं, ताकि आप नेक्स्ट जो शिफ्ट है उनमें आपके लिए ये बेनिफिशियल हो और आप भी देख सके कि किस शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ताकि आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर सके और समझ सके कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम की अगर बात करें तो इससे संबंधित हम सारे फैक्ट्स देख लेते हैं। कार्पल टनल जो सिंड्रोम था ये होता है, वैसे तो कार्पल जो बोन्स होती है रिस्ट में, वहाँ पर होने वाला ये एक सिंड्रोम है। और इसकी अगर बात करें तो ये मोस्ट कॉमन किन में दिखाई देता है, तो मोस्ट कॉमन कंप्यूटर वर्कर्स में दिखाई देता है, क्योंकि वो दिन भर अपना रिस्ट पर अपना सारा फोर्स देकर काम करते हैं। तो यह कंप्यूटर वर्कर्स में दिखाई देता है मेनली, मोस्ट कॉमनली। और अगर बात करें इसमें कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो रिस्ट में इसमें मीडियल नर्व डैमेज होती है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, क्योंकि अब अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था इन विच फॉलोइंग एपिलेप्सी ऑक्यर्स एक्सेप्ट, मीन्स इनमें से कौन सी डिसीज़ में एपिलेप्सी दिखाई देती है और एक्सेप्ट पूछा गया था। तो इसके हमारे पास ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंजा और ऐसे करके कुछ मेनिंजाइटिस और ऐसे इंसेफेलाइटिस ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। तो आपको वो ऑप्शन के अनुसार सही राइट आंसर लगाना होगा। एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी इज़ अ टाइप ऑफ सीजर। अब सीजर क्या है? टाइप ऑफ सीजर। तो हमको सीजर के बारे में पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यानी कि रुक कर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जाना या फिर कंटिन्यू जाना, तो उससे सीजर आता है। और एपिलेप्सी भी एक सीजर का ही प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट आया था न्यूरॉन सेंड सिग्नल थ्रू, मीन्स न्यूरॉन सिग्नल किस टाइप से भेजता है, या फिर उसकी एनाटमी से क्वेश्चन होगा, या फिर हो सकता है कि माइलिन शीथ से क्वेश्चन हो कि किसके द्वारा आगे पहुंचाता है। लेकिन स्टूडेंट ने इस टाइप से बताया कि वो किस स्ट्रक्चर से भेजता है। तो जो न्यूरॉन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसमें लास्ट में टर्मिनल बटन्स होते हैं और इसमें यहाँ पर सेल बॉडी होती है और बीच में एक्सॉन होता है, और ये टर्मिनल बटन्स होते हैं और ये सेल बॉडी होता है, और यहीं से डेंड्रोइड्स जुड़े हुए रहते हैं। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर न्यूरॉन होगा, सेल बॉडी होगी, इसके डेंड्रोइड्स होंगे और एक्सॉन होगा और टर्मिनल बटन्स होंगे, ये एक्सॉन होगा। तो यहाँ पर एक न्यूरॉन के जो पीछे एक्सॉन के बाद जो टर्मिनल बटन्स होते हैं उससे फर्स्ट सेकेंड न्यूरॉन की जो सेल बॉडी से जुड़े हुए डेंड्रोइड्स हैं इनसे सिग्नल आगे की ओर पहुँचता है, या डेंड्रोइड्स जो होते हैं वो टर्मिनल बटन्स से सिग्नल्स को प्राप्त करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन अगर एनाटमी से क्वेश्चन होगा तो इसी टाइप से होगा। तो डेंड्रोइड्स सिग्नल को ग्रहण करते हैं और एक्सॉन्स से वो प्राप्त करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेज ऑफ वुंड की बात हुई थी। तो स्टेज ऑफ वुंड के बारे में भी आप ध्यान रखें कि वुंड के कौन कौन सी स्टेजेस होती है, उनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन किया। पर वुंड के कौन सी आपको स्टेजेस दी होगी, जिस टाइप से यहाँ पर स्टेजेस हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज इन्फ्लामेटरी हो जाएगी और सेकेंड हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव और थर्ड प्रोलिफरेटिव, और इसी टाइप से वुंड की स्टेज से एक और स्टेज नीचे होगी। तो इस टाइप से वुंड की स्टेजेस के बारे में भी यहाँ पर पूछ लिया गया होगा, और शायद हो सकता है एक्सेप्ट तो उन्होंने पूछा हो। तो आप वुंड की स्टेजेस भी ध्यान रखिए ताकि आपसे आगे अगर पूछे तो आप उन्हें एलिमिनेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन आए थे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नेबुलाइजर से क्वेश्चन आ गया था। तो फ्रेंड्स पहले नेबुलाइजर से क्वेश्चन आया है, तो नेक्स्ट अब ऑटो थेरेपी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ऑटो थेरेपी की बात कर लेते हैं। तो ऑटो थेरेपी नेज़ल कैन्युला से दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें, और नेज़ल कैन्युला को ही नेज़ल प्रोंग बोलते हैं, नेज़ल कैथेटर, और थर्ड की अगर बात करें तो मास्क के द्वारा ऑटो थेरेपी दे सकते हैं। अब इसमें सीओपीडी के लिए आपसे पूछ सकता है, अगर हो सके सीओपीडी से क्वेश्चन आए तो सीओपीडी से आपसे पूछ सकता है। इस सीओपीडी वाले को ऑटो थेरेपी जो देते हैं वो देते हैं नेज़ल कैन्युला से। और वेंचुरी मास्क में भी मोस्ट कॉमन जो है वो है वेंचुरी मास्क। तो वेंचुरी मास्क के बारे में भी आप ध्यान रखें। वेंचुरी मास्क में भी मोस्ट कॉमन मास्क रेड मास्क होता है। 40% वेंचुरी मास्क ऑक्सीजन सप्लाई करता है और रेड मोस्ट कॉमन होता है वेंचुरी मास्क। फेस टेंट की अगर बात करें तो फेस टेंट फेशियल बर्न वाले पेशेंट में फेस टेंट से ऑक्सीजन देते हैं।
अब बात करें फुल बॉडी टेंट जो कि बर्न पेशेंट्स में देते हैं। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो चिल्ड्रंस में दिया जाता है, ये चीज़ें आप ऑक्सीजन थेरेपी से याद रखें। चिल्ड्रंस में दिया जाता है फेस टेंट, चिल्ड्रंस में दिया जाता है जो कि होता है चिल्ड्रंस में ऑटो हुड से ऑक्सीजन दी जाती है। तो ये सब चीज़ें भी आप नेबुलाइजर संबंधित ध्यान ऑक्सीजन थेरेपी से ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो था पीडिया। तो पीडिया से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे, जिसमें कि कुछ एयर होल्डिंग रिफ्लेक्स से संबंधित हमें स्टूडेंट ने बताया था कि एयर होल्डिंग रिफ्लेक्स से कुछ क्वेश्चन आया था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट था वो था ओबीजी। तो ओबीजी से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए थे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इन प्रेगनेंसी फोलिक एसिड डोज फॉर प्रिवेंट एनटीडी। मीन्स जो प्रेगनेंसी है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी को प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड का कितना डोज देते हैं। तो इसमें 500 माइक्रोग्राम पर डे लेना होता है, जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। तो ये ओबीजी से क्वेश्चन था। अब बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कुछ आया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर नहीं है, तो इसको क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसमें कुछ सिम्टम्स उन्होंने दिए थे कि रप्चर्ड फेलोपियन ट्यूब या फिर एब्डोमिनल रप्चर या फिर ऐसे ही प्रोलिफरेशन ऑफ द यूटेराइन मसल्स, इस टाइप से कुछ ऑप्शंस थे। तो ऑप्शन के अनुसार आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था कि डोर्सल कैविटी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। मीन्स डोर्सल कैविटी किसके अंतर्गत आती है या इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती है और एक्सेप्ट पूछ लिया था। तो ये जो भी आपके ऑप्शंस रहेंगे उस हिसाब से आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था लेबर स्टेज से सीक्वेंस। मीन्स लेबर की जो स्टेज से होती है उनकी सीक्वेंस पूछ ली थी। और अब हो सकता है आपसे लेबर स्टेज के सीक्वेंस में से या उसकी स्टेज में से आपसे अगर वो पूछ ले कि इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है, एक्सेप्ट पूछ सकता है। तो फर्स्ट स्टेज इज डायलेटेशन, सेकेंड हो गया डिलीवरी ऑफ लेबर या डिलीवरी ऑफ फिटस। डिलीवरी ऑफ फिटस के बाद हो गया थर्ड, यहाँ पर हो गया डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। सो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। और फोर्थ जो हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो ये आप स्टेजेस लेबर की याद रखें, क्योंकि अब वो एक्सेप्ट करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फर्स्ट है डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, सेकेंड होता है डिलीवरी ऑफ फिटस, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड ऑब्जर्वेशन फेज आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इन नॉर्मल डिलीवरी विच सिस्टम इज़ कॉमनली अफेक्ट। तो इसमें कुछ एक्सेप्ट दे के भी आपसे क्वेश्चन किया होगा, तो इसके जिस टाइप से आपके ऑप्शंस होंगे उस टाइप से यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा। जैसे रेस्पिरेटरी हो और अदर कोई नहीं उससे जुड़े हुए हो तो आप रेस्पिरेटरी लगाओगे, अगर कार्डियक है और अदर कोई उससे संबंधित नहीं है तो आप कार्डियक लगाओगे। जो भी आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं उस हिसाब से आप इसके आंसर देंगे। अब अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आया था न्यूट्रिशनल। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन आपके जो कि सिलेबस में इंक्लूड था, उससे भी क्वेश्चन आया था मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस से। तो हो सकता है उसने ये पूछा मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होता है। तो नॉर्मल अगर बात करें तो नॉर्मली होता है मोर देन 13। नॉर्मल अगर बात करें तो मोर देन 13 होता है। और वहीं अगर बात करें लेस देन, अगर 11.5 लेस देन 11.5 हुआ तो ये होगा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आएगा लेस देन 11.5। और नॉर्मल होता है 13.5, नॉर्मल होता है 13 से ज़्यादा। तो ये भी आप ध्यान रखिए मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अकॉर्डिंग टू वेट हाइट लॉस इज। मीन्स वेट के अकॉर्डिंग हाइट का लॉस होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा एक्यूट माल न्यूट्रिशन, या शायद आपके ऑप्शंस में होगा, तो यही राइट आंसर इसका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके एंड जीएस से क्वेश्चन आया था। अदर तो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस देखने को मिले थे, लेकिन स्टूडेंट ने जिस टाइप से बताया कि एक दो क्वेश्चन उसे ध्यान में थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नए एम्स का शिलान्यास करने से पहले भारत में कितने एम्स थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने जब किए थे तब टोटल 22 एम्स हो गए थे। और उससे पहले की अगर बात करें कि पीएम मोदी के शिलान्यास करने से पहले, मीन्स पीएम मोदी कब आए थे, सन 2014 में इन्होंने पदभार संभाला था। तो 14 के बाद जो कि इन्होंने शिलान्यास करने के बाद 22 हो गए थे, लेकिन पहले 6 एम्स इंडिया में थे जो कि
2014 से पहले थे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पेपर जो कि फुल्ली मेमोरी बेस्ड था, जो कि स्टूडेंट के द्वारा हमें बताया गया था। तो इस पेपर को आप ध्यान रखिए और इससे संबंधित अदर जो जानकारी है हमें उसे भी पढ़ के जाए, क्योंकि आपके अदर शिफ्ट्स में इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं और इसे आप कट ऑफ के लिए भी इसे आप एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पूरी सीरीज से जुड़ जाएं। हम 1 अप्रैल से ESIC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं और अदर भी आपके लिए मॉडल पेपर से शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज से जुड़ जाएं, हम आपका ESIC तक पूरा साथ देंगे और अदर एग्जाम्स के लिए भी आपकी प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे ज़रूर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे कि आज का पेपर कैसा आया था, और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अदर जो हमारी एनालिसिस की वीडियोस रहेगी जो कि आज के पेपर्स की रहेगी उनमें हम मिलते हैं अदर पार्ट्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।